दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पुनः उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 व्याख्यात्मक हल हिंदी का देखेंगे। परीक्षा तिथि है 14 फरवरी 2015। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदसूर। उपदेश रसायन के रचनाकार जिनदसूरी हैं। 12वीं शताब्दी में जिनदसूर द्वारा लिखित उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है तथा यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता शालभर सूर को जाता है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। जैन साहित्य के अन्य कवि एवं रचनाएं कवि विद्याधर प्राकृतिक पैगलम सूत्र इनके पद्य संकलित हैं। धनपाल भविष्यत कहाँ सारंगधर पद्धति लक्ष्मीधर और प्राकृतिक पैगलम। भारतेंदु हरिश्चंद्रकृत कौन सा नाटक अनुदित नाटक है? तो है विद्यासुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक विद्यासुंदर अनुदित नाटक है। बहुमुखी प्रतिभा धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समस्त नाटकों की संख्या 17 मानी जाती है। इसमें 8 मौलिक नाटक तथा 9 अनुदित नाटक हैं जो निम्न हैं। रत्नावली 1868 ईस्वी रत्नावली नाटिका। विद्यासुंदर 1868 ईस्वी संस्कृत के चौर पंचाशिका। पाखंड विडंबर 1872 ईस्वी प्रबोध चंद्रोदय। धनंजय विजय 1873 ईस्वी धनंजय विजय। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी मुद्रा राक्षस। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी मर्चेंट ऑफ वेनिस। कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी कर्पूर मंजरी। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी चंड कौशिक। भारत जननी 1877 ईस्वी भारत माता। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था गठन कब किया गया था? तो यह 1960 ईस्वी में। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की स्थापना 3 मई 1960 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। इसके संस्थापक दूरदृष्टा श्री हरि बाबू कंसल थे। इसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और संबद्ध कार्यालयों में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, हिंदी को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना तथा उस दिशा में किए जाने वाले कार्यों में सहयोग देना था। अर्थछाप की स्थापना हुई थी तो 1565 ईस्वी में। गोसाई विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी के आसपास अपने पिता पुष्ट मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य के 4 तथा अपने 252 शिष्यों में से 4 प्रधान शिष्यों को लेकर संगीतज्ञों की एक टोली का निर्माण किया था जो अष्टशाखा या अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। अष्टछाप में महाप्रभु वल्लभाचार्य एवं विट्ठलनाथ के शिष्य इस प्रकार थे। वल्लभाचार्य के शिष्य विट्ठलनाथ के शिष्य कुंभनदास, गोविंद स्वामी, सूरदास, छीत स्वामी, कृष्णदास, नंद स्वामी, परमानंददास, चतुर्भुज दास। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है तो अर्धकथा। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा अर्धकथा है। सन 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की जिसे हिंदी की प्रथम प्राचीनतम अर्धकथा माना जाता है। सन 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी बाबू श्याम सुंदर दास। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी राहुल संकृत्ययन। आत्मकथा 1947 ईस्वी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो देरिदा। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता जैक देरिदा माने जाते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक जैक देरिदा विखंडनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैक देरिदा की रचनाएं हैं ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइट एंड डिफरेंस।
मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? तो शक्ति। मैथिली शरण गुप्त की रचना शक्ति महाभारत से संबंधित नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। विषय वस्तु की दृष्टि से गुप्त जी की इन रचनाओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। महाभारत के पात्रों, प्रसंगों, उपाख्यानों पर आश्रित काव्य: जयद्रथ वध, वर वैभव, वक संहार, सैरंध्री, हिडिंबा, जय भारत, शक्ति गुप्त जी का माँ दुर्गा के शौर्य तथा देव दानव संग्राम वर्णित खंडकाव्य हैं। दुल्हिन अंगिया काहे न धोवई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अतिशयोक्त अलंकार है। दुल्हिन अखियाँ काहे न धोवई उक्त पंक्ति में रूपक अतिशयोक्त अलंकार है। जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ रूपक अतिशयोक्त अलंकार होता है। वक्रोक्त अलंकार: जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से शैल अथवा काक उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए वहाँ वक्रोक्त अलंकार होता है। यथा मैं सुकुमार नाथ बनजोगु, तुम्हें उचित तप मो कह भागु। श्लेष अलंकार: श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मिलना अथवा संयोग, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। यथा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। दृष्टांत अलंकार: जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म या यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो। यथा सठ सुधरें सत्संगत पाई, पारस परिस कुघात सुहाई। लिपियों का सही विकल्प क्रम है। लिपियों का सही विकास क्रम है तो चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि, ध्वनि लिपि। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने गए हैं वे सभी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। अक्षरात्मक लिपि: भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं। वर्णात्मक लिपि: रोमन लिपि वर्णात्मक है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी: सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि का विकास क्रम है तो ब्रह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और नागरी लिपि। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह उक्ति किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन: सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूप झाड़ कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन: कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा यमुना एक साथ बहा दी है। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है। दृष्टांत: जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो। यथा पंगी प्रेम नंदलाल के, हमें न भावत भोग, और मधुप राजपद पाए के, भीख न मांगत लोग। भावना अलंकार: विभावना अलंकार: जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो। यथा बिनु पद चले, सुने बिनु काना। उत्प्रेक्षा अलंकार: जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए। यथा वह देखा वन के अंतराल से निकले, मानो 2 तारे क्षितिज जाल से निकले। रूपक अलंकार: जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाए। यथा उदित उदय गिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज वन, हर्षे लोचन भृंग। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ निराला, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा प्रसाद आशा का आह्लाद। तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद प्रसाद। विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ से
टकराएगा आगे। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मुक्तिबोध। करुणा को ही एकमात्र रस किसने माना है, तो है भवभूति। करुणा को ही एकमात्र रस मानने का सबसे अधिक श्रेय उत्तर रामचरितम के रचयिता भवभूत को जाता है। इन्हीं ने करुण के काव्य रस की महत्ता और व्यक्ति का मुक्त उद्घोष किया है। एको रसा करुणा एव निमित्त भेदाद भिन्न, पृथक पृथक गिव श्रयते विवर्तनाद, अर्थात एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक श्रृंगार आदि परिणामों को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। भरत मुनि के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय रस निष्पत्ति है। उन्होंने रौद्राक्ष करुणरसा कहकर करुणरस की उत्पत्ति रौद्र से मानी है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। सुमेलित कीजिए जैनेन्द्र साहित्य और संस्कृत। हजारीप्रसाद द्विवेदी विचार प्रवाह। कुबेरनाथ राय निषाद बांसुरी। हरिशंकर परसाई पगडंडियों का जमाना। प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रकृति का आलंबन रूप से चित्रण है। दिए गए पंक्ति के प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। चमक बीज घन गरज तराशा, विरह काल हुई जीव गराशा। विरह का मानवीकरण वर्णित है और अवधि भाषा का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार है। जबकि प्रकृति का आलंबन रूप से चित्रण नहीं है। दिए गए पंक्ति के संदर्भ में यह कथन असत्य है कि इसमें प्रकृति का आलंबन रूप चित्रण है, जबकि यह सत्य है कि प्रकृति पंक्ति में विरह का मानवीकरण है, अवधि भाषा का प्रयोग तथा वियोग श्रृंगार का वर्णन है। किस बोली में मंद और किस बोली में न्हा के साथ न और नहा जोड़ा हो जाता है, तो भोजपुरी। भोजपुरी बोली में नहा धा ना नहा और नहा हो जाता है। भोजपुरी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह इकार बहुला के अंतर्गत आती है। इसमें शब्द के मध्य रा का लोप और ला के स्थान पर रा सा बा के स्थान पर हा प्रयोग होता है। अवधी बोली में सा के बदले सा और ला के बदले रा, या वा के बदले जा, उ ऐ औ के बदले आई औ का प्रयोग होता है। ब्रज भाषा में डा के स्थान पर सा रा और सा षटकोण वाला सा के स्थान पर सा या और वा यथासंभव रहते हैं तथा क्यों के स्थान पर च्यों का प्रयोग होता है। खड़ी बोली में न के स्थान पर अड़ा का प्रयोग होता है। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? नागार्जुन। देवसेन नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। देवसेन जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजन शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 है। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों के नाम इस प्रकार हैं: नागार्जुन, जड़भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो रूपाव। हिंदी का पहला रिपोर्टाज रूपाव पत्रिका में प्रकाशित हुआ। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है: आए जोग सिखावन पाड़े, परमारथी पुराननि लादे, जो बनजारे टाणे। ए है व्यंजना है इसमें।
इसमें क्या है, व्यंजना है। आए जोग सिखावन पाड़े परमार्थी पुनर लादे जो बन जारे टाड़े। उक्त पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा और लक्षणा के विराम ले लेने पर जो एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ का बोध करने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं। यथा उसका घर गंगा में है। अभिधा शब्द शक्ति है कि शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता पाठक को जो लोक प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ तत्क्षण ज्ञात होता है उसे अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। इस अभिधेयार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। यथा हमें फल खाने चाहिए। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अर्थ रूढ़ अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है उसे लक्षार्थ कहते हैं। लक्षार्थ का बोध करने वाली शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। यथा मोहन गधा है। मोहन गधा है। हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है तो 1909। हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष 1909 है। हरिऔध को डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमाम्बु वरिधि 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रवाह 1901, चोखे चौपदे 1932, प्रिय प्रवास 1914, परिजात 1937, वैदेही वनवास 1941। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है तो ध्रुवशामिनी। प्रसाद ने अपने ध्रुवशामिनी नाटक में मुख्य नारी मुक्ति समस्या को उठाया गया है। ध्रुवशामिनी 1933 नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया जाता है। प्रसाद के नाटकों का वर्ण विषय है चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। इसका कथन प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलछेंद्र का आक्रमण, नंद वंश का नाश, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। राजश्री 1915 ईस्वी। इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री भीमसांग का ऐतिहासिक विवरण है। स्कंद गुप्त 1928 ईस्वी। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां अंतरिक्ष के कला संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। सुमेलित कीजिए। कहानी गंगा प्रसाद विमल। सक्रिय कहानी राकेश वस्त। समांतर कहानी कमलेश्वर। संचेतन कहानी डॉक्टर महेश सिंह, है ना। सही सुमेलित कीजिए। पेरी इप्सुस है लोजाइनस। पोएटिक्स अरस्तु। एथेटिक्स क्रोचे इयोन प्लेटो। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं कि प्रेम निकेतन श्री अनहि आय गोवर्धन धाम, लाह्यो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। रसखान के प्रेम निकेतन श्री अनहि आय गोवर्धन धाम, लाह्यो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। उक्त पंक्ति के रचयिता हैं रसखान। सवयव छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और कृष्ण भक्तों के समान उन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। रसखान की प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं तो सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। चंद्रगुप्त नाटक कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता है? सुवासिनी। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है, बल्कि सुवासिनी शकटार से प्रेम करती है तथा कल्याणी, कार्नेलिया व मालविका चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती थी। प्रसाद कृत नाटक चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र हैं तो चाणक्य, चंद्रगुप्त, शकटार, सिंहरण, अंभिक, राक्षस, प्रवर्तक, सिल्यूकस, कार्नेलिया,
कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुहासिनी। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल माना है। क्रोचे पाश्चात्य दार्शनिक थे। इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण पुस्तक है न्यू एसेज ऑन एथेटिक्स 1920 और डिफेंस ऑफ पोएट्री 1933। एथेटिक्स हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान हैं तो है रामविलास शर्मा। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। डॉक्टर मनोरंजन पांडे ने लिखा है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है तो है आधे अधूरे। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध आधे अधूरे नाटक से है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का नाटक है। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। इसके प्रमुख पात्र हैं तो महेंद्र नाथ सिंघानिया, अशोक जगमोहन, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा आदि। सुरेंद्र वर्मा, 8वां सर्ग 1976 ईस्वी। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता उपन्यास 1988 ईस्वी। धर्मवीर भारती, अंधा युग 1955 ईस्वी। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन यहाँ तन जरो छार के कहों की पवन उड़ाऊं माँ को तेहि मारग उड़ परे कंत धरे जहाँ पाँव उड़ाऊ पाँव अभिलाषा। यह तन जरो छार के कहो कि पवन उड़ाओ और माँ को तेहि मारग उड़ परे कंत धरे जहाँ पाँव। उक्त काव्यांश में विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन है। विरह के क्षणों में प्रकृति उद्दीपक की भूमिका निभाती है। 12 मासा एवं खड़ ऋतुवर्णन के आधार पर जायसी ने नागमती की मनावस्थित का ऋतुओं के बदले प्रभाव का चित्रण किया है। विरहिणी नायिका नागमती की अभिलाषा का प्रस्तुत भावचित्र उक्त पंक्तियों में अत्यंत प्रभावोत्पादक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? 344 के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 फर्स्ट के आधार पर 1935 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी। अनुच्छेद 344 में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा तथा अनुच्छेद 343 में यह कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं तो है नाभादास। नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। नाभादास ने 1585 के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की। इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्त की महिमा सूचक बातों को 316 छपाइयों में लिखा गया है। एकांकी में संकलन त्रय का आशय है समय, स्थान और कार्य की एकता। एकांकी में संकलन त्रय का आशय समय, स्थान और कार्य की एकता से। संकलन त्रय से अभिप्राय नाटक और एकांकी के क्षेत्र में काल, स्थान और कार्य की तीन नाट्य अनुवृत्तियों से है। समय की एकता, स्थान की एकता तथा कार्य की एकता का उल्लेख अरस्तु के काव्यशास्त्र से मिलता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानते हैं और उसके अभाव में श्रेष्ठ एकांकी की रचना संभव नहीं करते। इसमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है। आचार्य विश्वनाथ रस संप्रदाय के आचार्य हैं। इन्होंने रस की परिभाषा दी है वाक्यम रसात्मक काव्यम।
है ना। इन्होंने ही सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा माना तथा रत या वात्सल को स्थायी भाव मानकर वात्सल नामक 10वें रस का प्रतिपादन किया है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य या व्याख्याता भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट इत्यादि हैं। इनमें से कौन सा रचनाकार तारसप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह तारसप्तक के रचनाकारों में सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये तीसरा सप्तक के कवियों में आते हैं। तारसप्तक की स्थापना 1943 ईस्वी में अज्ञे ने किया था। इनके संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुआ, जो निम्न हैं: तारसप्तक 1943, दूसरा तारसप्तक 1951, तीसरा तारसप्तक 1959 और चौथा तारसप्तक 1969। तारसप्तक के संकलित कवि हैं तो अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारतभूषण अगुआ। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल माना जाता है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल माना जाता है तो है 1882। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल 1882 ईस्वी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दासकृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल का। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि क्या जरूरत है कि शब्दों की जितनी कलाबाजियाँ हों सब काव्य ही कहलावे। सही सुमेलित कीजिए। मुर्दू कटीला रंगे राघव, डूबते मस्तूल नरेश मेहता, महाभोज मन्नू भंडारी, लाल टीन की छत निर्मल वर्मा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि कब दी गई है? तो 1880 में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि 1880 में प्रदान की गई है। राजा शिव प्रसाद को जब अंग्रेज सरकार की ओर से सितारे हिंद की पदवी मिली थी तो सितारे की तुलना में 1880 ईस्वी में सार सुदन निधि के प्रस्ताव पर इन्हें भारतेंद्र की उपाधि से विभूषित किया गया है। भारतेंद्र ने रसा नाम से उर्दू में शायरी की है। अंधा युग में उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? तो मेरी माता ही वहाँ नीत की मर्यादा थी। धृतराष्ट्र। मेरी माता ही वहाँ नीत की मर्यादा थी। अंधा युग से उद्धृत उक्त कथन धृतराष्ट्र का है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीत नाटक का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र और कृतवर्मा। संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुष और गूंगा भिखारी, प्रहरी 2 बलराम कृष्ण इत्यादि। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है तो काव्यालंकार सूत्र। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या करने वाला ग्रंथ काव्यालंकार है। आचार्य मम्मट ने अपनी काव्य परिभाषा में दोषहीनता को काव्य का एक लक्षण मानते हुए लिखा है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वर्णाकृति पुनः कपि। है ना। काव्य स्वाद में बाधक उद्वेगजन तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। उद्वेगजन को दोषः। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्ष को दोष कहते हैं। है ना। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, साहित्य सर्वस्व सीताराम चतुर्वेदी, काव्यालंकार भामा, काव्यालंकार सूत्र वामन है। कुंवर नारायण की काव्य कृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की रचना से अनुप्रमाणित हैं। क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। क्षणवाद प्रयोगवादी कविता की विशेषता है। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं हैं? देवदासी, होली का उपहार, मुक्तिमार्ग और बड़े घर की बेटी के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। देवदासी कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं। देवदासी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। प्रेमचंद्र को कहानी सम्राट कहा जाता है।
प्रेमचंद ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद की प्रमुख प्रसिद्ध कहानियाँ बड़े घर की बेटी, मुक्तिमार, होली का उपहार, नमक का दरोगा, पूस की रात, अलगोजा, सज्जनता का दंड, ईदगाह, सवा शेर गेहूँ आदि है ना। सही सुमेलित कीजिए। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, भाषा काव्य संग्राम महेश दत्त शुक्ल, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है ना। विपुल मणि रत्नों का छविजाल किसने लिखा है? तो पंत ने। जीवन का लेकर नव विचार प्रसाद, सुमन हृदय में सेज बिछाले महादेवी वर्मा, सुनता बसंत में उपमन में कल कूजित पिक निराला। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं तो उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा के उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। लघु मानव के बहाने हिंदी साहित्य पर एक बहस के लेखक हैं विजय देवनारायण शाही। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक विजय देवनारायण शाही हैं। विजय देवनारायण शाही तीसरे सप्तक के कवि हैं। शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। मुक्तबोध ने लिखा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरना मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं तो शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् और काव्यज्ञ शिक्षायाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। मम्मट। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाया अभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। उक्त काव्य हेतु संबंधी पंक्ति आचार्य मम्मट की है। आचार्य मम्मट ने शक्ति निपुणता तथा अभ्यास को संयुक्त रूप से हेतु स्वीकार किया है। दंडी के अनुसार काव्य हेतु है तो नैसर्गिक च प्रतिभा च श्रांत च बहु निर्मलम अमंदश्च वियोगो अंगया कारणम काव्य संपदा। आनंदवर्धन के अनुसार न काव्यार्थम विरामो अस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुणा सत्त्वस्वपि पुरातन कवि प्रबंधेषु यदि स्यात् प्रतिभा गुणा। प्रतिभा गुणा। भाषा अंतर्वेदी, अवधी, कोसली, बैसवाड़ी, हरियाणवी, बांगड़ू, देशवाली, छत्तीसगढ़ी, खलटाही, लारिया। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, है ना। चंद्रकांता का प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ। यह कथन असत्य है जबकि इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक देवकीनंदन खत्री थे। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलिस्मी एयरी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इसके प्रमुख उपन्यास हैं तो चंद्रकांता 1888 ईस्वी, चंद्रकांता सतत 1896 ईस्वी, नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी, कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी, काजल की कोठरी 1992 ईस्वी, अनूठी बेगम 1995 ईस्वी, गुप्त गोदना 1913 ईस्वी, अनूठी बेगम 1905 ईस्वी, काजल कोठरी 1902 ईस्वी। एक बार पुनः देखते हैं। चंद्रकांता 1888 ईस्वी, चंद्रकांता सतत 1896 ईस्वी, नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी, कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी, काजल की कोठरी 1902 ईस्वी, अनूठी बेगम 1905 ईस्वी, गुप्त गोदना 1913 ईस्वी। भूतनाथ। भूतनाथ नेक्स्ट है
गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो उत्तर है 4। गोस्वामी तुलसीदास की 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन मिलता है। वे क्रमशः हैं तो क्या हैं? रामचरितमानस, गीतावली, वरवे रामायण, कवितावली। तुलसीदास के संबंध में विद्वानों का कथन है गियर्सन बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक आचार्य शुक्ल यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। हजारीफ सदवेदी भारत वर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। सही सुमिलित कीजिए। चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद, मृगावती 1503, कुतुबन, मधुमालती 1545, मंझन, पद्मावत 1540, जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक ने काव्य भाषा के लिए खड़ी बोली का प्रयोग शायद पहली बार मुक्त रूप में किया। वे आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि स्वच्छंदतावाद का दर्शन पहली बार इनकी कविताओं में देखा जा सकता है। इन्हें आधुनिक काल का प्रथम स्वच्छंद कवि, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि कहा जाता है। इनकी मौलिक रचनाएं जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी, कश्मीर सुषमा 1904, भारत गीत 1918, मनोविनोद 1912, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी, वनाष्टक 1912 ईस्वी आदि। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ है? तो 1939 में। चिंतामणि का पहला भाग 1939 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचारवीथी नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर चिंतामणि भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 ईस्वी में किया। चिंतामणि भाग 3 का संपादन नामवर सिंह ने 1983 ईस्वी में तथा चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह ने किया है। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? तो है काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में अभिव्यंजनावाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य में अभिव्यंजनावाद व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रायः साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक निबंध लिखते हैं। साहित्यिक निबंधों के 3 भाग किए जा सकते हैं। सैद्धांतिक आलोचना निबंध कविता क्या है? काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और वैचित्रवाद से काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि। व्यवहारिक आलोचनात्मक निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि। मनोवैज्ञानिक निबंध है करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, लोभ, प्रीत आदि भावों तथा मनोविकारों पर लिखे गए निबंध आते हैं। अधोलिखित आचार्यों का उनके कालानुसार आरोही क्रम है तो है दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। निम्नलिखित आचार्यों का कालक्रमानुसार आरोही क्रम है तो दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ है। दंडी का समय 7वीं सदी का उत्तरार्ध, वामन 8वीं 9वीं सदी, मम्मट 11वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं सदी, जगन्नाथ 17वीं सदी का मध्य। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। इस कृति में मानवीय संवेग का उदात्तीकरण नहीं है। इस कृति में मानवीय संवेग का उदात्तीकरण नहीं है। कामायनी के संदर्भ में यह असत्य कथन है, जबकि यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। यह शाश्वत जीव और मनुष्य कल्याण का काव्य है। यह सभी कथन कामायनी के संदर्भ में सत्य है। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? शंकु का। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या आचार्य शंकु की है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जो रस सूत्र दिया निम्न है: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्र, सह निष्पत्ति। इस सूत्र के प्रमुख व्याख्याता आचार्य 4 हैं जो निम्न हैं: भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, मीमांसा दर्शन, शंकुक अनुमतवाद, न्याय दर्शन, भट्टनायक भुक्तिवाद, भोगवाद, सांख्य दर्शन, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तवाद और शैव दर्शन। है ना। निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केशव 1555 से 1677,
सेनापति 1589, देव 1673 से 1767, पद्माकर 1753 से 1833। संगत युग्म का चयन कीजिए। काव्य प्रकाश मम्मट, काव्यादर्श दंडी, काव्यालंकार सूत्र वामन, काव्यालंकार भामह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व में नई कविता तथा साहित्य के अनुरूप सामने आए। प्रयोगवाद के सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज किया गया क्योंकि इनकी प्रवृत्ति निराशावादी थी। रैदास किसके गुरु थे? तो मीराबाई के। रैदास मीराबाई के गुरु थे। मीरा की इस पंक्ति से रैदास को अपना गुरु बताया है। गुरु मिलिया रैदास दीन्हि ज्ञान की गुठली। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनका जन्म 1938 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। निम्नलिखित संत कवियों के गुरुओं का नाम इस प्रकार है, मलुकदास, पुरुषोत्तम, हरिदास, प्रागदास, लालदास और गदन चिश्ती और मीराबाई, रैदास। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो है घनानंद। रीतकालीन कवि घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है। रीतकाल में 3 प्रकार के काव्यों का सृजन हुआ है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रीतिबद्ध है रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। इसमें केशव, सेनापति, चिंतामणि, मतिराम, देव इत्यादि आते हैं। रीति सिद्ध कवि रीत की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं। इसमें केवल बिहारी लाल आते हैं। रीत मुक्त, रीत परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं। इसमें घनानंद, रसखान, आलम, बोधा, ठाकुर आदि आते हैं। संगत युग्म का चयन कीजिए। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद और मध्वाचार्य द्वैतवाद। कालक्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, विद्यानिवास मिश्र। आंगन का पक्षी और बंजारा मन 1963 ईस्वी, विद्यानिवास मिश्र। परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी, विद्यानिवास मिश्र। भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990 ईस्वी, विद्यानिवास मिश्र। प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सौहार्द की विजय को लेकर चला क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। उपयुक्त कथन ए और आर दोनों सही है। प्रगतिवाद की मूल विचारधारा कार्ल मार्क्स की विचारधारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मूलवृत्ति का सिद्धांत एवं सभ्यता के विकास की व्याख्या है। प्रगतिवाद का मूल उद्देश्य जनजीवन की समस्याओं तथा नित्य प्रति के संघर्षरत जीवन का चित्रण करना था। अंतर्मुखी, पलायन, निराशा, पराजय के स्थान पर उत्साह और जूझने की प्रेरणा लेकर साहित्य उदय हुआ था। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरोह कोक है प्रसाद है। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरोह कोक। उपयुक्त पंक्ति छायावाद के बृहत्त्रयी के कवि जयशंकर प्रसाद के महाकाव्यात्मक रचना कामायनी से उद्धृत है। रचनाकार काव्य पंक्ति निराला। शक्ति को करो मौलिक कंपना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। अज्ञेय, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। पंत, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान किया है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। यह कथन रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य है, जबकि इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है।
इस कांड में तुलसीदास ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है और इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण किया है, क्योंकि इस कांड में ही तुलसीदास ने राम राज्य की परिकल्पना की है, जो उक्त पंक्ति में दृष्टिगत है। खग मृग सहज बयारु विसरई सबहि पर परस्पर प्रीति बढ़ई तथा रहई एक संग जग पंचानन। असत कथन को चिन्हित कीजिए। असत कथन को चिन्हित कीजिए। जो असत है ये है। सत्य क्या है? श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है ना। और राम की शक्ति पूजा राम से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है ये सही है। गलत क्या है? अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है, गलत है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है, यह कथन असत्य है। जबकि श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। सभी कथन अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है जो चांद के मुंह टेढ़ा है 1964 में कविता संग्रह में संकलित किया गया है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक 1980। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आयो घोष बड़ो व्यापारी लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है, क्या है? ये सही नहीं है। सही क्या है? यह गोपी उद्धव पर व्यंग करती है। यहाँ गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ खेप का अर्थ माल बोझ है। व्याख्या है। आयो घोष बड़ो व्यापारी लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। उक्त का पंक्तियों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है तथा खेप का अर्थ माल का बोझ। इसके संबंध में यहाँ गोपियाँ उद्धव व्यंग करती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि उनके अनुयायी अनुराग की पंच तत्व भावना स्फुटित हो रही है, परंतु इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार का भी निहित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।